हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के आवर्ती गुणधर्म का क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले हम ये देखें कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं। तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो डिपेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन या विन्यास पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ऊपर तत्वों का जो है प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पर आधारित होती है। ठीक है। जब हम वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है वो समान होता है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है वो समान होता है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास समान होने का मतलब एक ही उपकोष में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, या एस उपकोष में या पी उपकोष में या डी उपकोष में या एफ उपकोष में। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर से नीचे अगर इलेक्ट्रॉनीय विन्यास समान है तो तत्वों के गुणधर्म भी क्या होते हैं, समान होते हैं। गुणधर्म समान होते हैं। लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है, जब हम कहां चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, पीरियोडिकली चलते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में चेंज होता है। और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में चेंज होने पर तत्वों के गुणधर्म भी जो है वो एक क्रमिक रूप से चेंज होते हैं। यानी कि तत्वों के गुणधर्मों में एक क्रमिक रेगुलर चेंज आता है। इसी रेगुलर चेंज को हम बोलते हैं पीरियोडिकल जो है चेंज, पीरियोडिकल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के गुणों में आवर्ती परिवर्तन। तो ध्यान रखना क्या चीज है इंपॉर्टेंट, आवर्ती परिवर्तन कभी भी वर्ग में ऊपर से नीचे नहीं होते हैं। आवर्ती परिवर्तन हमेशा आवर्त में बाएं से दाएं होते हैं, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉनीय विन्यास चेंज होता है, जिससे तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब ऐसे 5 गुणधर्म हैं जो पीरियोडिकली चेंज होते हैं, जो है परमाणुवीय आकार, दूसरा आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड फिफ्थ इज वैलेंसी या संयोजकता। ये 5 प्रॉपर्टी ऐसी है जो वर्ग में ऊपर से नीचे तो समान होती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं चेंज होती है। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहली पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज है फर्स्ट, परमाणुवीय तथा आयनिक आकार। परमाणुवीय तथा आयनिक, परमाणुवीय तथा आयनिक आकार, ठीक है, आयनिक आकार। फर्स्ट पीरियोडिकल प्रॉपर्टी, आयोनिक साइज एंड एटॉमिक साइज। क्या होता है परमाणुवीय आकार? तो देखो, परमाणुवीय आकार का एक सिंपल मतलब होता है क्या, कि किसी भी परमाणु में उसके नाभिक, ठीक है, और उसका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश है, ये जो मैंने बनाया है ये इसका वैलेंस शेल कह सकते हो, या आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कोश है। ठीक है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार। ठीक है, एक ही बात है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। अब देखो, बात ये होती है कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है, हाइजेनबर्ग, इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति अनिश्चित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो अनिश्चित होती है, ये हाइजेनबर्ग ने बताया। अगर पोजीशन अनिश्चित है तो हम कभी भी परमाणु की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या का सही मान, एग्जैक्ट वैल्यू, सही मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही जो है वो चेंजेबल है, पोजीशन ही चेंज हो रही है, उसकी स्थिति ही फिक्स नहीं है, तो अपन उसकी जो है बाह्यतम कोश और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को हम एग्जैक्ट मान ही नहीं सकते कि वो क्या होगी। इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु की त्रिज्या का कभी भी जो है निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। परमाणु की त्रिज्या का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सापेक्ष मान ज्ञात कर सकते हैं, रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई परमाणु त्रिज्या की, नाभिक तथा बाह्यतम कोश, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी, परमाणु त्रिज्या, परमाणु
त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। क्लियर। अब ये परमाणु त्रिज्या जो है ये आवर्ती गुण कैसे है, यानी कि बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे इसमें किस तरह से चेंज होता है और ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टाइप देखते हैं। परमाणु त्रिज्या जो है ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहली परमाणु त्रिज्या कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई दैट मीन्स RC, सहसंयोजक त्रिज्या। बड़ी इजी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। कोवेलेंट रेडियाई या सहसंयोजक त्रिज्या का क्या मतलब होता है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब होता है कि जब दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, कौन सा बंध बना हुआ हो, दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध हो। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच में जब सहसंयोजक बंध से वो बंधे हुए हों, उनके नाभिकों की, ये इनके नाभिक हैं दोनों परमाणु, मान लीजिए परमाणु है A और ये भी परमाणु है A, दोनों परमाणु सेम हैं। इन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की डिस्टेंस, नाभिकों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी का आधा। ठीक है, इस दूरी का आधा, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द 2 एटम्स विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, सहसंयोजक बंध से बंधित, इनके बीच में ध्यान रखना कौन सा बंध है, इनके बीच में सहसंयोजक, इनके बीच में सहसंयोजक बंध है। ठीक है, सहसंयोजक बंध। जब दो परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध हो तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए इनकी बीच की दूरी है DAA। ठीक है, DAA यानी A2 जो अणु है उसमें बीच की दूरी है DAA। इस दूरी का आधा, आधा मीन्स डिवाइड बाय 2, इसका जो आधा होगा वो कहलाएगा परमाणु त्रिज्या RA। RA मतलब A की परमाणु त्रिज्या। अब यहां तक तो क्लियर हो गया कि हाँ, दोनों परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधित होने चाहिए। ठीक है, और दोनों परमाणु समान होने चाहिए, तब उनके अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा परमाणु त्रिज्या होता है। मान लीजिए दोनों परमाणु सेम नहीं है, अगर दोनों परमाणु डिफरेंट है, अलग अलग परमाणु है, तब हम उसकी जो है सहसंयोजक त्रिज्या या अंतर्नाभिक की दूरी, जिसे हम बंध लंबाई भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ को हम और क्या कह सकते हैं, बंध लंबाई भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एट 2 डिफरेंट एटम्स। ठीक है, अब देखिए दोनों परमाणु अगर अलग अलग है, मान लीजिए एक, क्योंकि दो अगर अलग अलग परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध होगा तो हो सकता है कि एक परमाणु छोटा हो, एक परमाणु बड़ा हो, तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों के अंतर्नाभिकों का आधा जो है वो दोनों की त्रिज्या होगी। इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो तभी होगा जब दोनों परमाणु समान हो। अगर दोनों परमाणु अलग अलग है, मान लीजिए ये परमाणु है A और ये परमाणु है B, अब इनकी साइज भी अलग है ना, तब हम इनकी जो है त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या या इनके अंतर्नाभिकों के मध्य की ये जो दूरी है, डिस्टेंस D, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, जिसे हम और कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। तो ये बंध लंबाई हम एक सूत्र से ज्ञात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोनों परमाणु भिन्न हो, डिफरेंट एटम्स हो, तब हम उनकी जो है बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ हम निकालते हैं RA प्लस RB, मतलब कि दोनों की त्रिज्याओं का योग, माइनस 0.09 इंटू XA माइनस XB। ये समीकरण आपको फॉर्मूले में पूछ सकते हैं कि इस समीकरण को क्या कहते हैं या किसने दिया। तो ये समीकरण कहलाती है स्टीवेंसन तथा शोमाकर समीकरण। ठीक है, ये स्टीवेंसन और शोमाकर जो समीकरण है, ये दो भिन्न परमाणुओं के अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी यानी कि बॉन्ड लेंथ को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, स्टीवेंसन एंड शोमाकर इक्वेशन। तो आप इस समीकरण को ध्यान रखना, ये समीकरण क्या है। इज दैट क्लियर? दो अगर डिफरेंट एटम हो तो उनके अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्लियर? अब अपन देखते हैं आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे पीरियोडिकल प्रॉपर्टीज क्या है परमाणुवीय आकार की। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ध्यान रखना, जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणुवीय आकार या परमाणु त्रिज्या जो है, एटॉमिक रेडियाई वो या कोवेलेंट रेडियाई जो है वो बढ़ती है। ठीक है,
जबकि हम वर्ग में अगर ऊपर से नीचे चलते हैं, सॉरी, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणुीय त्रिज्या घटती है, जबकि हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है। अब आपको इस टॉपिक के ऊपर रीट लेवल पे या आरएस लेवल पे क्या सवाल पूछा जाएगा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही कथन है। तो आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो ध्यान रखने हैं कि परमाणुीय त्रिज्या बाएं से दाएं चलने पर घटती है और ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है। कारण क्या है, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर से नीचे चलने पर कोशों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स यानी कि कोशों की संख्या, तो वर्ग में ऊपर से नीचे कोशों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। कोशों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, कोशों की संख्या, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या, त्रिज्या का नॉर्मल मीनिंग होता है कोवेलेंट रेडियाई, सहसंयोजक त्रिज्या ही बोला जाता है, क्योंकि हम त्रिज्या जब ज्ञात करते हैं तो सहसंयोजक यौगिकों में जो परमाणु है, जो बंधित परमाणु है, उन्हीं की त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं। तो ज्यादातर त्रिज्या का मतलब कोवेलेंट त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या से ही होता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे चलने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। सर कैसे बढ़ते हैं नंबर ऑफ शेल्स, तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है, यानी कि पहला कोश एक 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। लेकिन अगर अपन बात करें लिथियम की, तो लिथियम इज 1s2 एंड 2s1, तो एक शेल है ना 2 आ गया, तो लिथियम यानी कि सेकंड कोश में चला गया, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गया। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं सोडियम की, Na, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 2p6 एंड 3s1। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, एक और शेल बढ़ गया। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते रहेंगे नंबर ऑफ शेल्स, कोशों की संख्या बढ़ेगी, जिससे परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन बाएं से दाएं चलने पर, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु की त्रिज्या घटती है। इसका क्या कारण है, इसका एक सिंपल आप कारण ध्यान रखना। इसका कारण यह है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं ZEFF। ZEFF क्या होता है, बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ये क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किया गया नाभिक का आकर्षण, ठीक है। वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली बताता हूं, जैसे ये नाभिक है, ये पहला कोश, ये इसका दूसरा कोश है ना, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का कितना आकर्षण महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, उस आकर्षण को कितना अनुभव कर रहा है, उस अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, ठीक है। बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, परमाणु का क्रमांक बढ़ता है ना, जैसे कि अपन बात करें लिथियम के आगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव जब बढ़ता है तो परमाणु की त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई R जो है वो घटती है। तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है सिंपल, बाएं से दाएं चलने पर पीरियड में क्यों होता है एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या में कमी क्यों आती है, कमी आती है प्रभावी नाभिकीय आवेश के कम होने से। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया, महसूस किया गया जो है नाभिक का आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक कोश में बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, इसकी वजह से परमाणु की त्रिज्या घटती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी परमाणु त्रिज्या, ये तो थी पहली कोवेलेंट रेडियाई। अब दूसरी रेडियाई है जिसे हम कहते हैं धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियाई, ये मेटल एटम्स के अंदर होती है। नंबर 2 बी, मेटेलिक रेडियाई या धात्विक त्रिज्या, ठीक है। धात्विक त्रिज्या एकदम सेम डेफिनेशन है, इसे हम RM लिखेंगे, R मेटेलिक रेडियाई। इस बार डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा, इस बार भी एटम्स दो होंगे, धातु परमाणु होंगे दोनों, ये पहला धातु परमाणु, ये दूसरा धातु परमाणु, ठीक है। अब हो सकता है इसके बीच में कोई और भी धातु परमाणु हो, जैसे ये तीसरा धातु परमाणु। अपन जानते हैं कि धातुओं में परमाणु जो है क्रिस्टलीय व्यवस्था में होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, दे आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड, ये आपस में शेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की ना, कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है, ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, टच में है।
ठीक है। अब जब ये एक दूसरे के टच में है तब इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, तब इनके नाभिकों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो होगा वो कहलाएगा धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? धात्विक त्रिज्या का मतलब है धातु क्रिस्टल में दो धातु परमाणुओं के अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, ठीक है। आधा क्या कहलाएगा? धात्विक त्रिज्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर? तो मेटेलिक रेडियाई में और कोवेलेंट रेडियाई में आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? देखिए इसको और इसको, इसमें दोनों परमाणु कोवेलेंटली बॉन्डेड है, मतलब एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है, तो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब है, जबकि यहां दोनों एक दूसरे के टच में है, ठीक है, कांटेक्ट में है, टच में है, तो डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि मेटेलिक रेडियाई धात्विक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियाई से थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है ना। इसका मान थोड़ा ज्यादा होगा, इसका मान थोड़ा कम होगा। क्लियर? तीसरी प्रकार की त्रिज्या हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं वॉन्डरवॉल रेडियाई, वॉन्डरवॉल त्रिज्या। और ध्यान रखना कि वॉन्डरवॉल जो त्रिज्या है वो किस में होती है और किसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसे बोलते हैं आर वैंडरवॉल। वैंडरवॉल रेडियाई हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? तो ध्यान रखना ये त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं अक्रिय गैसों के परमाणु, ठीक है, अक्रिय गैसों के परमाणु की त्रिज्या होती है वॉन्डरवॉल रेडियाई, परमाणु या दो अणुओं, ठीक है, या दो अणुओं, कोई भी दो अणु जैसे Cl2 Br2 I2 दो अणुओं के अंतर्नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहां पर दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड है, जबकि यहां पर दो मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे ये पहला अणु है, मान लीजिए ये पहला अणु है और कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, मैं इसे कह देता हूं A2, ये A2 अणु है ना, दो A2 के परमाणु है ये, और ये दूसरा भी A2 का अणु है, ये दूसरा भी A2 का अणु है, ये सेकंड अणु A2 का, ठीक है। ये दो सेम परमाणु अणु भी हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब इनके जो नाभिक हैं, इनके नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। दो अणुओं के परमाणु जो हैं उनके बीच की जो मध्य की दूरी है उसका आधा जो होता है उसे हम बोलते हैं वॉन्डरवॉल रेडियाई। तो अब आप तीनों को कंपेयर करके देख लीजिए, है ना। वॉन्डरवॉल रेडियाई ध्यान रखना किसमें होती है? अक्रिय गैसों के परमाणुओं में। ये आपको रीट लेवल पे सवाल पूछ सकते हैं कि अक्रिय गैसों के परमाणुओं में कौन सी त्रिज्या होती है? वॉन्डरवॉल त्रिज्या। दूसरा सवाल, सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी? तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी? वॉन्डरवॉल त्रिज्या। उसके बाद में कौन सी त्रिज्या होगी? आर मेटेलिक रेडियाई। और सबसे छोटी त्रिज्या कौन सी होगी? कोवेलेंट रेडियाई। तो ये क्रम पूछ सकते हैं कि त्रिज्याओं का सही क्रम क्या है। तो आर वॉन्डरवॉल इज ग्रेटर देन आर मेटेलिक इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट रेडियाई। बात समझ में आई? ये था परमाणुवीय आकार और परमाणुवीय आकार के प्रकार। अब देखते हैं आयनिक आकार क्या होता है, यानी जब परमाणु से आयन बनता है, धनायन या ऋणायन, तो त्रिज्या में क्या चेंजेस आता है, जिसके ऊपर भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या में एक सिंपल स्टेटमेंट, वो आपको ध्यान रखना है, जो मैं स्पेशली लिख रहा हूं, जो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं एग्जाम में। वो क्या है? आयनिक त्रिज्या का मतलब आप समझ गए, जब आप कोई परमाणु से आयन बनाते हैं तब उसकी जो त्रिज्या होगी आयन की, उसे हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए कोई परमाणु है, मेटल है M, या कोई परमाणु है M, ठीक है। इस परमाणु से जब ऋणायन बनता है, ऋणायन का मतलब M माइनस बनता है, और जब इससे कोई धनायन बनता है, मान लीजिए वो M प्लस बन रहा है। पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। तो इसमें मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन, या एलिमेंट जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तत्व ने एक
परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस बन गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो प्लस बन गया। हमेशा ध्यान रखना कि ऋणायन की त्रिज्या अपने परमाणु से बड़ी होती है और परमाणु की त्रिज्या धनायन से बड़ी होती है। मतलब धनायन बनने पर त्रिज्या में कमी आती है और ऋणायन बनने पर त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ऋणायन की त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है और धनायन की त्रिज्या हमेशा छोटी होती है। अगर आपको कारण पूछ ले, ऐसे कारण क्या कारण है कि धनायन की त्रिज्या जो है वो छोटी होती है, और 4 ऑप्शन बना के दे दिए, तो कारण ध्यान रखना कि देखो ऋणायन में एक एग्जाम्पल से इसको जो है एक्सप्लेन करके बताता हूं। मान लीजिए एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Cl का, ठीक है, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए क्लोरीन, अब क्लोरीन जो है इसका अपन ने बनाया Cl प्लस और क्लोरीन का अपन ने बनाया Cl माइनस। ठीक है, तो कौन सी त्रिज्या बड़ी होगी? Cl माइनस बड़ी होगी Cl से और Cl बड़ा होगा Cl प्लस से। कारण क्या है? देखो जब ऋणायन बनता है तो पहले अपन Cl का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखते हैं। तो Cl में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 8 7 17 ना, 17 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो 2 8 7। ठीक है, अब जैसे ही ऋणायन बना माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो हो गया 2 8 8, और जब प्लस बना तो हो गया 2 8 6। यानी कि यहां पर जब Cl था तो Cl में क्या थे? 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन भी 17 और प्रोटॉन भी 17, मतलब रिपल्शन अट्रैक्शन बराबर। लेकिन जैसे ही Cl से हमने क्या बनाया? Cl माइनस बनाया। Cl माइनस बनने से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, लेकिन प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। प्रोटॉन कितने हैं? 17 ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। इसका मतलब अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, रिपल्शन मींस प्रतिकर्षण क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्शन या प्रतिकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, और उस प्रतिकर्षण के बढ़ने से हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, तो त्रिज्या में क्या होगा? दूसरा, अब धनायन बनते वक्त देखिए क्या हो रहा है। धनायन बनते वक्त एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 16 और प्रोटॉन की संख्या अभी भी क्या है? प्रोटॉन की संख्या अभी भी है 17। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ा जब ऋणायन बना, लेकिन जब धनायन बना तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण 17 की जगह अब 16 इलेक्ट्रॉन ही प्रतिकर्षित करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर कम प्रतिकर्षित करेंगे तो मतलब आकार में क्या होगी? कमी आएगी। तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम हो गया। या आप यूं भी कह सकते हो कि पहले 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, अब 16 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन के द्वारा आकर्षित होंगे, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जिससे आकार क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, यानी आकार में कमी आएगी। तो प्रतिकर्षण जो है वो कम होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और उस वजह से धनायन की त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नाभिक का चार्ज बढ़ रहा है। देखिए आप 17 प्रोटॉन है तो चार्ज तो वो क्यों है नाभिक का, लेकिन अब 16 इलेक्ट्रॉन को ही खींचना है ना, कम इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो हर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा पहले से, जिसकी वजह से त्रिज्या में कमी आएगी। तो सिंगल स्टेटमेंट क्या हो गया कि धनायन बनते वक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम हो जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, जबकि ऋणायन बनते वक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने से। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अगर बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये था परमाणु त्रिज्या के बारे में कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है और आवर्त में बाएं से दाएं और वर्ग में ऊपर से नीचे त्रिज्या में क्या चेंजेस आते हैं।